नलिन तलवार। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एडहॉक कमेटी बनी है उसके सूबेदार अर्जुन सिंह जी। और आज जो है कुछ हम नया करने की कोशिश करने में, जैसा कि काफ़ी दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि हम कुछ नया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब पूछ रहे थे, तो उसी के बारे में साहब जानकारी देंगे आप लोगों से। नमस्कार, मैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर। ये सभी को पता है कि इस आंदोलन का 20 फरवरी से शुभारंभ हुआ था और दिनों दिन एक अच्छी ताकत और प्रदर्शन के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ कि अभी पिछले 9 तारीख को तमाम जो पूर्व सैनिक संगठन हिंदुस्तान के कोने कोने में कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे एक फेडरेशन के अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं और करीब 100-150 ऑर्गेनाइजेशंस अपना समर्थन पत्र हमारे फेडरेशन को दे चुके हैं और बाकी के लोग भी हमारे संपर्क में हैं। इनकी संख्या 200 को भी जल्दी ही पार कर जाएगी। हमारी मांगें टोटली जेन्युइन मांगें हैं। हमारा लड़ाई न किसी ऑफिसर से है आर्मी के से, न हमारा किसी जाति से, न किसी धर्म से, न किसी व्यक्ति से है। हमारा लड़ाई नहीं है बल्कि हमारी एक उचित मांग है और वो मांग भी ऐसी है कि जो नॉर्मल वे के लिए हमें मिल जानी चाहिए थी लेकिन किसी वजह से नहीं दी गई। और नहीं देने के लिए भी हम सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार इसका नहीं मानते हैं कि हमें जो भी OROP मान लीजिए, इक्वल MSP मान लीजिए, डिसेबिलिटी पेंशन मान लीजिए, ये जब ग्रांट करी गई तो जो भी कॉम्पिटेंट लेवल पे निर्णय हुआ उनके संज्ञान के अंदर वास्तविकता नहीं लाई गई और एक तरीके से उनको अंधेर में रख करके सारे निर्णय करवा लिए गए। अब क्योंकि लंबे समय से हम प्रताड़ित थे, शोषित थे, उसके बावजूद हम किसी कारणों से अनुशासन में बंधे हुए हमारे जो भी लीडर चाहे सेना में थे चाहे हमारे संगठनों के पदाधिकारी रहे उनका अनुसरण करते जा रहे थे इस विश्वास के साथ में कि ये कभी भी हमारा अहित नहीं होने देंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों की जो भी सरकारी घोषणाएं हैं उनको उठा करके देखें तो हर स्वीकृति के अंदर, हर नोटिफिकेशन के अंदर जो सेना के पूर्व सैनिकों के अंदर 97% रेशियो जो OR है उनको जो कि उनके ड्यूज एंटाइटलमेंट्स थे वो नहीं दिए गए। देने के नाम पे खाली खाना पूर्ति की गई। और अब क्योंकि एक बार धोखा हो जाए, 2 बार धोखा हो जाए, कब तक दूसरे की आश लेकर के हम उसके पीछे पीछे चलते रहे, लगातार नुकसान कराते रहे। इस चीज़ से सबक लेते हुए हमारे पूर्व सैनिक जो भी संगठन हैं JSOR के, उन लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि हम एक फेडरेशन बना करके एक आवाज़ के अंदर सरकार के सामने हमारा पक्ष रखेंगे। हालांकि इतने लंबे समय से ये एक दुख की बात है कि सरकार अभी तक संज्ञान नहीं ले रही है। आने वाले दिनों के अंदर हम हमारी आवाज़ को और भी बुलंद भी देंगे, हमारे इस आंदोलन को और भी धार को तेज करेंगे। सरकार को बात तो करना पड़ेगा, सरकार पे हम पे भरोसा भी है। ऐसा कैसे कहते हैं कि हमारी सरकार जो हमारे द्वारा बनी हुई वो हमारा पक्ष नहीं सुनेगी? जरूर सुनेगी। किसी वजह से डिले हो रही है, कोई बात नहीं, हम धैर्य के साथ में इसका भी जो हम सब्र रख रहे हैं। लेकिन सब्र टूटने से पहले ही हम आशा भी रखते हैं सरकार से, अभी बहुत हो गई, अब मेहरबानी करके हमें टेबल की वार्ता पे बुलाए और भविष्य के लिए भी इस फेडरेशन के माध्यम से हमारा सरकार से गुजारिश रहेगा कि कभी भी पूर्व सैनिकों के वर्ग के अंदर जो 97% संख्या है उनसे संबंधित मसलों पर बातचीत करने के लिए सिर्फ पूर्व सैनिक JSO जवान को ही वार्ता पे बुलाया जाए। हमें किसी भी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि आज हमारे पास में भी लीडरशिप के कोई कमी नहीं है, हमारे पास में जानकार लोगों की कोई कमी नहीं है। हम भी हमारा पक्ष बहुत ही अच्छी तरीके से और पुरजोर तरीके से रख सकते हैं। इस आंदोलन की कड़ी के अंदर अभी पिछले 3 या 4 तारीख को हमने तमाम भारत के कलेक्टरों के माध्यम से ऊपर तक जो हमारे ज्ञापन पहुँचाए हैं। दुख का बात है कि उसका भी अभी तक हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि उसमें कुछ कार्रवाई हो रहा है। अब अगला कदम हमारा होगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे भी हमारे पूर्व सैनिक भाई और संगठन काम कर रहे हैं वो अपने अपने साथियों के साथ जाकर के और जो स्थानीय सांसद हैं उनको हमारा मांग पत्र सौंपेंगे।
उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं पूरे भारत के और आप ही मिलकर के सरकार बनाते हैं। प्रधानमंत्री को तो इतनी फुर्सत नहीं हो सकती कि वो हमसे आके यहाँ पे बात करें, लेकिन आप कम से कम हमारे लोकसभा क्षेत्रों के अंदर बैठे हुए हैं, आपसे हमारा डायरेक्ट संवाद है, तो आप हमारे मंच को, जो भी मंच का हमारा ज्ञापन है, इसको ले जा करके पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें और सरकारी स्तर पर इस पर निर्माण कार्रवाई करें और इसके ऊपर वार्ता शुरू करवाई जाए। तो ये भी एक हमारा एक बहुत ही धमाकेदार अगला कदम होगा हमारे संगठन का, और आशा है कि हर हालत के अंदर सरकार सुनेगी, नहीं तो फिर बाध्य होकर के आगे और से बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी हम ऐसी कोई हमारे को कोई चॉइस नहीं है कि वो करें, लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी फिर हमको लगातार चलना पड़ेगा। ये हम पुनः दोहराते रहे हैं कि डेफिनेटली एक अच्छा संकेत नहीं है कि किसी भी इतने बड़े विशाल देश के सैनिक अपनी मांगों के लिए सड़क पे आकर के बैठे। हमें इस बात का दुख भी रहता है, लेकिन इस दुख के अंदर, ये बैठने के हमारी मजबूरी के अंदर सरकार में बराबर के भागीदार है। अतः सरकार से पुनः निवेदन है, समय रहते प्लीज आकर के इसका संज्ञान ले, वार्ता के टेबल बुलाएं, बात करें। हम कोई ऐसा खजाना नहीं लूटने वाले हैं सरकार का, बहुत ही जेन्युइन मांगे हैं जो हमें बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। तो अब तो कम से कम उनसे गुजारिश है कि हमारी बात सुन लेवे और जो हमारी ड्यू एंटाइटलमेंट्स हैं वो हमको समय रहते दे देवे। थैंक यू। जय हिंद। जय सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। अर्जुन सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमारी फेडरेशन बन रही है, पूरी तरह से बनी नहीं है, अभी इसका सारा काम चल रहा है, लेकिन इसी बीच इसी महीने के 10-12 तारीख को जो है इधर ही कर दो यार, अब मैंने ही बोलना है, इधर ही कर देते हैं। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन जो एशिया के अंदर सबसे बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, उसके अंदर 4 जवानों को जो है मारा गया है इंसास राइफल के साथ, जो कि पहले से ही गुम थी और वो मिली नहीं उनको, और उसके साथ उसको मारा गया है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, 5 घंटे पुलिस को नहीं जाने दिया और सब कुछ, इसका संज्ञान लेते हुए हमारी संस्था साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, जो कि हम हमेशा सरकार को लिखते रहते हैं, तो हमारे पास FIR भी है जो वहाँ पे दर्ज करवाई गई है पुलिस के द्वारा। इसका जो है मैं बाद में दे दूँगा आपको, इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं या मैं जब जमा करा के आ जाऊँगा उसके बाद फ़ोटो ले सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनको। तो वहाँ पर जो है, जो FIR के अंदर लिखा हुआ है, उससे साफ प्रतीत होता है कि वहाँ के अधिकारी मिले हुए थे, या ये कहें कि उन्होंने ही 99% नहीं 100% ये दावा कर सकते हैं। ये गाली किस बात है? तो सीरियस बात है। तो ये जो है उनमें से ही इन्हीं लोगों का, जान पहचान वालों का उनके काम है, क्योंकि वो जो गार्ड ड्यूटी होती है जो की जाती है, वो हमेशा सुबह 6 बजे या 7 बजे, जो भी टाइम होता है यूनिट के हिसाब से होता है हर जगह का, जहाँ ठंड है वहाँ के हिसाब से वो ख़त्म होती है। मगर यहाँ पर FIR के अंदर लिखा है कि 4 बजे ड्यूटी ख़त्म हो गई थी उनकी, और वो डंडा लेके ड्यूटी कर रहे थे। और जिन गार्ड्स को मारा गया है वो लोग पहली मंजिल पर रह रहे थे, नीचे वाली मंजिल में भी 2 बंदे रह रहे थे, और ऊपर भी वो 2 कमरों के अंदर, अलग अलग कमरों के अंदर 2-2 आदमी रह रहे थे। वो लोग आए हैं जिनका वो कहते हैं कि कुर्ते पजामे में था, मुंह ढका हुआ था, हाथ में कुल्हाड़ी इंसास लेकर के वो पहली मंजिल पर गए हैं, और वहाँ पे शायद 20 या 22 राउंड चले, क्योंकि 28 राउंड गायब थे। 28 राउंड गायब होने का मतलब 28 जिंदगी गायब होना। 28 आदमियों की जान ली जा सकती है, 1 राउंड मतलब 1 जिंदगी, यही मान के चलते हैं हम। जितने राउंड लिए हैं उतने दुश्मन के बंदे हमने मारने हैं, तभी जाते हैं आगे। तो 28 जिंदगी थी उनके पास जो चोरी की हुई थी। फर्स्ट फ्लोर पे जाके उन्होंने 2 कमरों के अंदर लोगों को मारा। कैसे हो सकता है? अगर एक कमरे में गोली चलेगी तो कम से कम आधा से 1 किलोमीटर दूर तक उसकी एकदम शांति होती है। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे 1 से 1.5 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनाई देगी और हर इंसान जाग जाएगा। वो पहली मंजिल पर चढ़े, उन्होंने पहले एक कमरे में मारा, क्योंकि बंदूक तो एक ही थी, इंसास एक ही थी,
और गोलियां ही मारी हैं। एक कमरे में मारा, फिर दूसरे कमरे में गए, वहाँ मारा। ऐसे कैसे हो सकता है कि सोते हुए दूसरे वाले को, कमरे वाले को पता ही नहीं चला कि साथ वाले कमरे में गोलियां चल रही हैं और उनको वो भागेंगे, कुछ करेंगे। और जो नीचे रह रहे थे, क्या उनको नहीं सुनाई दिया? वो बहरे थे। उसमें से सिर्फ एक आदमी ने जो है अफसर को बताया, उसी का नाम लिया गया है, दूसरे आदमी का नाम भी नहीं है। कि भाई मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि 2 आदमी जो हैं कुर्ते पजामे में जा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, ये उस बंदे का बयान है, उन्होंने मुझे देखा और फिर वो जंगल की तरफ निकल गए। अगर वो उनके पास गोलियां बची थी, जैसे कि 22 गोलियां चली हैं, 6 बची थी, तो वो जरूर उसका इस्तेमाल उस बंदे पे और उसका साथी जो अंदर सो रहा था उस पर करते। इसका मतलब है जो उनका टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया। इसके अंदर पूरी मिली भगत थी और ये लोग फिर उसके बाद नीचे आके अपना आराम से चले गए, किसी ने रोका नहीं। 5 घंटे तक पुलिस को अंदर घुसने नहीं दिया गया। अगर वहाँ पर गार्ड ड्यूटी कर रहे थे, उनकी गार्ड ड्यूटी की बुक होगी, उनके गार्ड ड्यूटी की SOP होगी, पुलिस को वो सब कब्जे में लेना चाहिए। SOP में जरूर लिखा होगा कि सुबह 4 बजे तक ड्यूटी नहीं 6 बजे तक होगी, तो कैसे जल्दी ख़त्म हो गई। उनकी गार्ड चेक बुक होगी जिसके ऊपर की जो भी उनके होंगे वो जाके साइन करते होंगे, कब चेक करने के लिए आए, कब कब रात को चेक किया है, किसने चेक किया है, ड्यूटी अफसर आया नहीं या और भी आर्मी के मैं नहीं जानता, मैं तो एयरफोर्स की बात कर सकता हूँ, ऑर्डली अफसर, ऑर्डली सार्जेंट, सब जाके चेक करते हैं। तो उन सबके सिग्नेचर होंगे, हर चीज़ होगी उसमें। तो वो कैसे जल्दी गए, वो कहाँ हैं वो ड्यूटी, वो कह रहे हैं कि ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से। इसका मतलब उन्होंने एक दिन का ड्यूटी रोस्टर फर्जी बना लेंगे, पिछले 6 महीने के उनके ड्यूटी रोस्टर निकलवाए जाएँ, वो तो फाइल में होंगे कि हमेशा 4 बजे ड्यूटी ख़त्म कर देते हैं। दबाया जा रहा है इसको दबाया जा रहा है, मीडिया में कहीं भी नहीं उठाया जा रहा है। कुछ लोगों ने उठाया है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, मैंने खुद देखा है कि उन बंदों की मृत शरीर जो है उनके गांव पहुंचे हैं, तो उनको भी साथ में फौज जाती है, सिर्फ एम्बुलेंस के अंदर भेज दिए गए हैं वो लोग। साथ में फौज जाती है कि भी उनका अंतिम संस्कार होगा तो गार्ड देंगे, झंडा चढ़ाया जाएगा, सब कुछ होगा, ऑनर के साथ में उनके जो है अंतिम संस्कार होंगे। कुछ नहीं कर रहे थे, तो उनके घर वालों ने जो है एम्बुलेंस के सामने ही धरना दिया है। तो हमारी जो है ये मांग पत्र जो हम सरकार को दे रहे हैं, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को अभी हमने ईमेल से सबको भेज दिया है। पंजाब पुलिस, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, CBI, NIA, जिसका भी ईमेल ID मिला है, करीब 100-150 लोगों को हमने 15 तारीख रात को ही भेज दिया था। ये जो है, क्योंकि आज सोमवार है, शनिवार था 15 को, अभी मैं जा रहा हूँ जमा कराने के लिए, बाई मेल उनको भेज दिया है। प्राइम मिनिस्टर की जो साइट है उस पर भी भेज दिया है, सब जगह रजिस्टर्ड है ये। धन्यवाद।